हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था टॉर्क के बारे में, राइट। टॉर्क क्या रहता है, बेसिकली अपन को घुमाने के लिए यूज होता है। आर क्रॉस एफ से अपन को टॉर्क मिलता है किसी भी पॉइंट के अबाउट, राइट। तो अपन टॉर्क निकाल सकते हैं इस तरीके से। मैंने तुम लोगों को बोला था कि जब नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, तो उसका मतलब है कि टॉर्क जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर मैं उल्टा बोलूं कि टॉर्क जीरो है, तो मैंने बताया था कि फोर्स जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो फॉर्मूले पे जाना नहीं है। अब अपन बात करते हैं इक्विलिब्रियम वाले की, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हें बॉडीज को इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है। तो जिसके अंदर तुम्हें नेट टॉर्क बेसिकली इक्वेट करने रहते हैं, तो वो किस तरीके से करना है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताऊं, लेट्स से कि अपने पास इस तरीके से एक ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है, वो मैंने दो स्ट्रिंग से बांध रखा है। एक स्ट्रिंग लेट्स से यहाँ पर है और एक स्ट्रिंग लेट्स से यहाँ पर है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो लेट्स से है L/4, ठीक है, और इसका मास है m। तो मुझे ये इनिशियली ऐसा दिया और ऐसा दिया है कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। ये अभी अपनी अपनी क्या कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की। सिस्टम रेस्ट पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो ये जो दोनों स्ट्रिंग है उसके अंदर मुझे टेंशन बताना है। अलग अलग टेंशन रहेगा, अलग अलग स्ट्रिंग है, तो मुझे T1 और T2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको ट्राई करना चाहोगे तो आप ट्राई कर सकते हो फटाफट सब लोग। ठीक है, नेट फोर्स अगर मुझे दिया है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो अपना नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है और घूम नहीं रही है, तो नेट टॉर्क भी जीरो है, राइट। तो सबसे पहले अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं बोल सकता हूं कि एफ नेट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। तो जो भी ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं वो सारे के सारे नीचे की डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों इक्वल है। तो ऊपर की डायरेक्शन में देखो ये दो टेंशन है, और नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा नीचे की साइड, दैट इज इक्वल टू mg। तो अगर नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो है तो मैं फोर्स इक्वेट कर सकता हूँ और क्या लिख सकता हूँ, T1 प्लस T2 दैट इज इक्वल टू mg। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो जब भी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स आएगी तो अपना फर्स्ट क्या रहेगा, एफ नेट को क्या करो, जीरो पुट करो, देन इक्वेट द फोर्सेस, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी हो सकते हैं, राइट, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ऐसा। T1 प्लस T2 दैट इज इक्वल टू mg। नाउ एक इक्वेशन आएगी फोर्स की, दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी नेट टॉर्क दैट इज इक्वल टू जीरो। तो देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी एक चीज सिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, लेट से मैं ऐसा बोलूं कि नेट टॉर्क जीरो करने का क्या मतलब है कि ये बॉडी घूम नहीं रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये मार्कर है, इस पे नेट टॉर्क जीरो करना है, मतलब इसको घूमने से रोकना है, तो ये अगर ये नीचे जा रहा है ऐसे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ फोर्स ऐसा लगाना पड़ेगा उल्टा। अगर कोई रोड है कुछ ऐसे और मुझे यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो कुछ ऐसे रोटेट होगी इस एक्सिस के अबाउट। लेकिन मुझे अगर उसको रोकना है तो उतना ही टॉर्क मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। ये टॉर्क की वजह से, फोर्स की वजह से नहीं घूमती है बॉडी। बॉडी किसकी वजह से घूमती है, टॉर्क की वजह से। तो इस टॉर्क की वजह से बॉडी घूम रही है। मुझे अगर इसको इक्वेट करना, लेट्स से इसका टॉर्क है T1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है, मतलब वो घूमनी नहीं चाहिए। तो जितना टॉर्क यहाँ पे लग रहा है उतना ही कुछ फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ फोर्स है F1, तो यहाँ मुझे कुछ F2 लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं क्या करूंगा, इस दोनों फोर्सेस का टॉर्क है वो किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट जो घूम रहा है उसके अबाउट जीरो कर दूंगा अगर इक्विलिब्रियम में है तो T1 इसका टॉर्क क्या होगा, देखो ये है F, ये है R, तो टाउ की डायरेक्शन क्या रहेगी। देखो अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए थियोरेटिकली, उसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे, उसको मैं बताऊंगा डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। अभी मैं समझा रहा हूं डायरेक्शन के साथ। तो पहला जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन R क्रॉस F, R इधर है, देखो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स R इधर है, R इधर है ना, और फोर्स लग रहा है इधर। तो R क्रॉस F, R क्रॉस F अंदर की साइड, ठीक है। और इसका जब R क्रॉस F निकालेंगे, इस पे फोर्स लग रहा है इधर और ये है R, तो देखो R क्रॉस F कहां पे आया, अंदर की साइड। दोनों अंदर की साइड कैसे आ गए,
अपन ने ऐसे लगाया और यहाँ पर ऐसे लगाया, तो घूमेगा क्या? ये तो घूमता रहेगा। अरे ये तो घूमता रहेगा, नहीं अपन को ऐसा नहीं करना है, घूमने वाला केस नहीं लेना है, नेट और जीरो करना है। चलो इसी के साथ समझा लेते हैं। नहीं घुमाना नहीं है, घुमाना तो बिल्कुल है ही नहीं, इक्विलिब्रियम में तो लेना है। तो इसी के अंदर जैसे घूम नहीं रहा है, लटका हुआ है ऐसे ही, तो अपन नेट और जीरो करते हैं। लेट्स से T1 का टॉर्क है टाउ 1, इसका टॉर्क है टाउ 2 और इसका टॉर्क है टाउ 3। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर कोई बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क जो है वो जीरो होता है और नहीं भी होता है, ठीक है। बट एक चीज हमने नोटिस की थी कि टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी इज सेम। तो इसके हर एक पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। और ये बॉडी घूम नहीं रही है, इक्विलिब्रियम में है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टॉर्क जीरो है, मतलब हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम है प्लस जीरो है, उसका मतलब हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है? जीरो है। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट तुम्हें टॉर्क लिखना है और उसको जीरो कर देना है। जैसे मैं अगर इस पूरी की लेंथ है L है ना, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लूं, ठीक है, तो T2 का टॉर्क हो जाएगा जीरो, T2 का टॉर्क हो जाएगा जीरो, ठीक है, T2 का टॉर्क हो जाएगा जीरो। तो नेट टॉर्क लिखता हूं, अपन को पता है कि नेट टॉर्क दैट इज इक्वल टू जीरो, तो टाउ 1 उसका मतलब प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 दैट इज इक्वल टू जीरो। इसके अबाउट टॉर्क लिखा है, तो देखो T1 का टॉर्क क्या आएगा? R क्रॉस F करो, T1 का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट ये है R क्रॉस F, R क्रॉस F अंदर की साइड, तो क्या आएगा उसकी वैल्यू? देखो T1 का टॉर्क फोर्स इनटू एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है पूरी, अगर L है तो ये है 3L/4, राइट, ये आ गया T1। T2 का टॉर्क तो जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस और इसकी डायरेक्शन वैसे क्या है? क्रॉस, ठीक है। जब mg का टॉर्क लिखेंगे, देखो mg का टॉर्क R क्रॉस F, R इधर है F इधर है, फोर्स नीचे है, R क्रॉस F बाहर की साइड, तो वो वाला क्या आया? mg इंटू वो कितना डिस्टेंस पे L/2 इज इक्वल टू जीरो, बट ये डॉट है, ये है R क्रॉस F। अपन ने टॉर्क इक्वल टू पढ़ा था R क्रॉस F, तो इस तरीके से R क्रॉस F मिलेगा, बट ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, ठीक है। तो ये इवेंचुअली क्या हो जाता है? T1 इंटू 3L/4 माइनस mg इंटू L/2 इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स T1 इंटू 3L/4 दैट इज इक्वल टू mg इंटू L/2। देखो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया? बेसिकली इसका टॉर्क और इसका टॉर्क इक्वल कर दिया, तो हम यही करेंगे, हम ये टाउ नेट इक्वल टू जीरो नहीं करेंगे, हम अगली बार से क्या करेंगे? हमें ऐसा आइडिया आ जाएगा प्रैक्टिस करके कि भाई किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है और उसको जीरो के बराबर करना है। तुम लोग ये भी पॉइंट ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। पहले देखो आंसर निकाल लेते हैं, LL कैंसल, ये इधर से 2, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 2mg/3, T1 की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे 2mg/3 प्लस T2 दैट इज इक्वल टू mg, तो T2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? mg माइनस 2mg/3 दैट विल बी इक्वल टू mg/3, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया कि हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम है और हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालोगे आंसर T1 T2 का सेम आएगा। अब रही बात मैंने ये पॉइंट क्यों लिया, देखो तुम लोगों को वो पॉइंट लेना है, ऐसा कोई पॉइंट लेना, हर एक पॉइंट के अबाउट सेम है तो कोई भी पॉइंट ले सकते हो, तो ऐसा कोई पॉइंट लेना है जहां पर फोर्स लग रहा है, क्योंकि उस एक पर्टिकुलर फोर्स का टॉर्क हो जाएगा जीरो। जैसे कि अगर तुम लोग ये वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते तो तुम लोगों को इसका T1 का टॉर्क आता T1 इंटू L/4, T2 का टॉर्क आता T2 इंटू L, फिर mg का टॉर्क आता mg इंटू L/2, इस तरीके से, ठीक है। तो 3 आ जाते, तो उससे अच्छा है ऐसा पॉइंट लो, या तो सेंटर वाला लो या ये लो या ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस तुम्हें डायरेक्शन अच्छे से देखनी, R क्रॉस F, R क्रॉस F। जैसे ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो ये हो जाएगा अपना R वेक्टर, और ये R है और ये F है, तो R क्रॉस F ऐसे, इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट से इसकी वैल्यू मिलेगी।
तो इस तरीके से अपन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम करेंगे। सबसे पहले अपन नेट फोर्स जीरो करके एक नेट फोर्स के इक्वेशन लिख लेंगे। दूसरा अपन नेट टॉर्क जीरो करेंगे। नॉट नेट टॉर्क जीरो के लिए मैंने बताया अभी, ठीक है। अभी दूसरा एक सवाल करते हैं तो और थोड़ा क्लैरिटी रहेगी। बाकी तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, नथिंग एल्स। अलग अलग बुक उठा के प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दो, राइट। लेट से मुझे ऐसा दिया है कि एक लैडर है जिसका मास है कुछ m, लेंथ है उसकी 10 मीटर। लेट से दिस एंगल इज 37 डिग्री, ठीक है। तो अब मैंने तुम लोगों को नॉर्मल पढ़ाया था जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर, तो तुम लोगों को मैंने बताया था कि जब ऐसा केस नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू, अच्छा एक और बात, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा बट यहाँ पर फ्रिक्शन है, ठीक है। यहाँ पर म्यू जितना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, यहाँ पर म्यू 0 है, दैट मींस दिस सरफेस इज स्मूथ, दिस सरफेस इज रफ, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मल लगेगा, अपने को पता है n1 इधर और यहाँ पर नॉर्मल लगेगा n2 इधर, ठीक है। और यहाँ पर इस साइड लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि ये जो फ्रिक्शनलेस है तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे जाना चाहेगा, ऐसे जाना चाहेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे जाना चाहेगा। तो अगर ये पॉइंट पीछे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन किस पे लगेगा, पीछे की साइड, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आ गई। अब मुझे n1 n2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ट्राई करो, n1 n2 की वैल्यू निकालनी है। इसका मास m है, लेंथ l है। सबसे पहले तो ट्राई करो इसको। सबसे पहले तो नेट फोर्स सारे लिख लो। जो mg रहेगा ना वेट, वो हमेशा सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी पे लगेगा। तो अगर ये लेडर इस तरीके से है तो mg यहाँ पर लगेगा। तो अलग से इसके ऊपर अगर फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना है तो यहाँ पे लगेगा अपना फोर्स mg, ये जो है दैट इज n2, ये जो है दैट इज f, हियर इट इज n1, राइट। तो सबसे पहले अपन नेट फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं, F net that is equal to 0। तो हम यहां से लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स इक्वल करते हैं, नेट फोर्स इन द x इज 0, तो यहां से आ जाएगा n1 that is equal to F, n1 इस तरफ, F इस तरफ। फोर्स के लिए तुम्हें ऐसा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं देखने की जरूरत है ना, टॉर्क के लिए जरूरत है, ठीक है। और उसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ Fy that is also equal to 0, तो ऊपर की डायरेक्शन में क्या है n2 that is equal to mg, राइट। तो ये दो चीज आ गई, n1 और n2 की वैल्यू। नाउ n1 n2 आ गया, तो अब अपने पास एक इक्वेशन आएगी टॉर्क की। अब ये अगर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, मुझे दिया हुआ है ना इक्विलिब्रियम में, उसके बाद वरना तो ये सवाल ही नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम में है तो फाइंड n1 n2, राइट। तो n1 is equal to f की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, राइट, कि what is the friction required for you can say equilibrium। तो मैंने बोला था कि अगर ये नेट फोर्स 0 है तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है, सेम है। हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क है, और घूम नहीं रहा तो 0 है। हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है, तो कोई भी ऐसा पॉइंट चूज करो जहां पर एक भी फोर्स हो तो चलेगा, दो भी फोर्स हो सकते हैं, ताकि उनका टॉर्क 0 हो जाए। So I'll try to calculate the torque about this point। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या ले लूंगा बच्चों में, 0 ले लूंगा, नेट टॉर्क 0 ले लूंगा। तब देखो n1 जो है वो इस रॉड को, अगर एक रॉड है n1 इधर लगेगा तो n1 इस रॉड को इधर घुमा रहा है, और ये जो mg है उस रॉड को इधर घुमा रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। इसके अबाउट टॉर्क निकाल लो। देखो ना r क्रॉस f, F नीचे है, R इधर है mg के लिए ऊपर, और इसके लिए R क्रॉस F क्या हो जाएगा, R क्रॉस, कहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये है R क्रॉस F, है ना। तो R क्रॉस F आ गया दोनों का, एक का ऊपर एक का नीचे। तो मैंने जैसे बताया था τ1 इक्वल टू τ2 करना है ना, दो कोई फोर्स आएगा तो mg का टॉर्क और n1 के टॉर्क को इक्वल कर दो, क्योंकि इन दोनों का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, राइट। तो यही करना है तुम्हें।
किसी भी एक पॉइंट ऐसा पकड़ो ताकि उस पॉइंट के अबाउट जो फोर्सेस है उनका टॉर्क जीरो हो जाए। तो N1 का टॉर्क क्या आ जाएगा, N1 इंटू नाउ टॉर्क वाज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स। तो देखो N1 है इधर, तो इस फोर्स और इस पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये वाला। तो ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए देखो ये एंगल दिया है। तो अगर ये 10 मीटर है तो ये 10, तो दिस इज 10 cos 37, दिस इज 10 cos 37, दैट मींस दिस इज 8 एंड दिस इज 6। तो N1 into 6 दैट इज इक्वल टू mg का टॉर्क। तो क्या आ जाएगा बच्चों, mg into mg इधर है, तो इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली। तो अगर पूरा 8 है तो ये क्या हो जाएगा 4, राइट। तो यहां से N1 की वैल्यू आ गई अपने पास 2mg/3, राइट। 2 से काट दिया मैंने, तो N1 की वैल्यू आई 2mg/3, दैट इज इक्वल टू ऑल्सो फ्रिक्शन, N1 इज F, और N2 की वैल्यू अपने पास क्या आई बच्चों, mg। ठीक है भाई। और अपनी कंडीशन क्या रहेगी, अपने को रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या है, F, that should be less than equal to mu n, लेकिन कौन सा n, n2, राइट। ये कंडीशन रहेगी अगर तुम लोगों को फ्रिक्शन की कंडीशन पूछ ले तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, 2mg/3 should be less than equal to mu into n2 is mg। तो mm कैंसल, gg कैंसल, तो mu should be greater than equal to 2/3। ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये जो अपना रॉड है वो इक्विलिब्रियम पर है, तो इस जो भी सरफेस में यूज कर रहा हूं उसका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 2/3। तो काफी सारी चीजें की डिटेलिंग हम ऐसे सवालों से कर सकते हैं। पहले नेट फोर्स की इक्वेशन जीरो करनी है, फिर नेट टॉर्क की इक्वेशन जीरो करनी है, फिर मैंने म्यू का भी जोड़ा हुआ है। तो यस, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो इस तरीके से अपन ये वाला इक्विलिब्रियम के सवाल कर सकते हैं आराम से। राइट, चलिए अब टॉर्क की थोड़ी और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, वर्क डन बाय टॉर्क। तो लेट्स से अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई पॉइंट है, उस पर कुछ फोर्स लग रहा है, कुछ ऐसे, ठीक है, और वो जो है वो कुछ डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, लेट्स से कि इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो है r, और यहां से वो थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा है, लेट्स से कि ऐसे थोड़ा सा घूम गया इस फोर्स की वजह से। देखो ये है अपना r, ठीक है, तो ये है लेट्स से थीटा, मतलब एंगल बिटवीन r एंड f। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी बॉडी पे, r क्रॉस f, या मैं बोल सकता हूं rf साइन थीटा। ठीक है, ये बोल सकता हूं, या तो θ1 बोल दो, है ना, या तो थीटा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा ले लो, चलो अल्फा ले लो। नाउ लेट्स से कि मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया, ठीक है, लेट्स से इसको थोड़ा सा एक डिस्प्लेसमेंट दिया इस टॉर्क की वजह से, r क्रॉस f करोगे तो उसकी वजह से बॉडी थोड़ी सी घूमेगी। ठीक है, लेट्स से थोड़ी सी घूमी d थीटा जितनी घूमी, तो इधर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ को ds, ठीक है, इस डायरेक्शन में बहुत ही स्मॉल एंगल उसने लिया हुआ है। तो पहली बात कि अगर ऐसे कोई आर्क दी है अपन को, ये है आर्क, ये है रेडियस, ये है थीटा, तो अपन को पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट ds है विच इज द आर्क ऑफ दिस वन, ये ऐसे जा रहा है, तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, r d थीटा, राइट। तो ये वाली बात आ गई अपने पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क डन लिख रहा हूँ, इस फोर्स का वर्क डन। अपन को तो देखो वर्क डन बाय टॉर्क एक रिलेशन आएगा, एक उसको अपन रिलेट करेंगे उसको अपनी लीनियर मोशन के साथ।
राइट। तो अपना टॉर्क, अच्छा वर्क डन क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स, या तो मैं लिख लेता हूं एफ डी एस कॉस, अच्छा व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी एस, इधर लग रहा है फोर्स और इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला एंगल, तो फोर्स ये है, अगर ये पूरा 90 है तो ये अल्फा है, सो दिस विल बी 90 माइनस अल्फा, सो एफ डी एस कॉस 90 माइनस अल्फा। देख लो एंगल ध्यान से समझना, ये आर अलग है और ds अलग है, ds इज द डिस्प्लेसमेंट एंड r इज द पोजीशन वेक्टर यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा एफ ds cos cos 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा भाई, sin अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ds, इट इज r d थीटा, f r d थीटा sin अल्फा, ठीक है। नाउ व्हाट इज f r sin अल्फा, f r sin अल्फा that is equal to torque, so work done that is equal to tau d theta, ठीक है। जैसे अपने पास लीनियर मोशन के लिए वर्क डन क्या आता था, टॉर्क की जगह फोर्स डॉट डी थीटा, तो ऐसे लिख लेते हैं एफ और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वाली चीज का फर्क रहेगा थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। अब एक और बात, अगर अपने पास dw आ गया, वर्क डन आ गया, अब देखो टोटल वर्क डन बाय टॉर्क निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, जैसे वहां पर अपन टोटल वर्क डन निकालते थे फोर्स जब था तब, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर हो सकता है कि एक से ज्यादा टॉर्क लग रहा हो, दो से ज्यादा फोर्सेस हो, 4 5 6 7 8 10 फोर्सेस हो, तो अपन वर्क डन बाय टॉर्क कैसे निकालेंगे, इट विल बी टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n डॉट डी थीटा, सो दिस विल बी आवर वर्क डन बाय टॉर्क, ठीक है। चलो वर्क डन बाय टॉर्क आ गया, वर्क डन बाय टॉर्क आ गया, तो पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क, पावर delivered by torque. Now power delivered by torque is basically rate of change of energy, rate of change of energy या rate of change of work done is power, right? Now what I'll do is I'll just put the value of work done here, which is tau dot theta, तो क्या हो जाएगा, P की वैल्यू tau into d theta by dt, and this d theta by dt can be written as omega, so P, which is power delivered by the torque, right, can be written as tau omega। और अगर तुम लोग लीनियर मोशन के अंदर पावर की बात करोगे, वर्क पावर एनर्जी के अंदर पढ़ा था अपन ने, तो वहां पर पावर जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी टाउ ओमेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ वी, राइट, ओमेगा की जगह भी एंगुलर वेलोसिटी की जगह लीनियर वेलोसिटी, तो ये अपन ने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू एफ वी लीनियर मोशन के अंदर, ये रोटेशनल के लिए है टाउ इनटू ओमेगा, राइट, एफ डॉट वी था टाउ डॉट ओमेगा, राइट। तो ये आ गया पावर डिलीवर्ड बाय द टॉर्क, राइट, जल्दी से नोट कर लो इसको। चलिए, तो अपना पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क आ गया, तो थोड़ी और बातें करते हैं इस पे। जो अपनी रोटेशनल एनर्जी थी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी लिखूंगा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, अगर ये इसको मैं ई बोल दूं, ठीक है, तो व्हाट इज डी बाई डी टी, दैट इज बेसिकली इक्वल टू पावर, राइट, बिकॉज पावर इज also rate of change of work done as well as rate of change of power, दोनों ही है d by dt, तो d by dt, और इसको जब मैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आएगा, और मैं ऐसा मानूंगा कि भाई बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हो रहा है, उसका मतलब अंडरस्टूड है कि मास भी चेंज नहीं हो रहा है,
ठीक है, और एक्सिस भी फिक्स्ड है विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी. तो आई कैन जस्ट टेक दिस हाफ आई ओमेगा, सॉरी हाफ आई आउट, and there will be d by dt of omega square. Now this equation will become 2 omega into d omega by dt. ओमेगा स्क्वायर का हो जाएगा 2 ओमेगा और ओमेगा का हो जाएगा d omega by dt. Now this d omega by dt is equal to alpha. That was the angular acceleration. हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था d omega by dt is equal to angular acceleration, और alpha is equal to होता था at by r, where at is the tangential acceleration. याद करना, ठीक है. तो यहाँ से दो तो मैं हटा देता हूं, तो यहाँ से क्या आ गया आई ओमेगा अल्फा. ये किसके बराबर है? पावर के बराबर है बच्चों. बट पावर किसके बराबर था? पावर हमारा आया आई ओमेगा अल्फा के बराबर, बट पावर किसके इक्वल था? पावर टाउ ओमेगा के इक्वल था. तो यहाँ से आ गया टाउ ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा अल्फा. तो वहां से अपने पास एक बहुत ही सुंदर सा रिलेशन बनता है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. बहुत ही सुंदर रिलेशन, बहुत ही प्यारा रिलेशन टॉर्क का. ठीक है, अपन ने वर्क डन बाय टॉर्क पढ़ा. देन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, जो रिलेशन अपन को डिराइव करना था वो डिराइव किया. ठीक है, फटाफट नोट करो. ठीक है, देखो मैं एक सवाल भी करा देता हूँ अल्फा पे. लेट्स से कोई एक ऐसा रॉड है, उसको मैं यहां से रिलीज किया था. ठीक है, इसका मास है m, लेंथ है l. तो मुझे क्या निकालना है? फाइंड अल्फा. ठीक है, इसको जैसे ही मैंने रिलीज किया t इक्वल टू 0 पे, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो मुझे निकालना है बच्चों. फटाफट आप लोग बता सकते हैं. बिल्कुल. एक और बात मैं आज बता देता हूँ कि जो हिंज रहती है, हिंज मतलब जहां से अपन ने इसको बांध रखा है. जैसे दरवाजे रूम वगैरह रहेगी, तो रूम वगैरह के दरवाजों में तुम लोगों ने देखा होगा यहाँ पर इस तरीके से रहता है और यहाँ पर भी इस तरीके से रहता है. तो इसको बोलते हैं हम हिंज. ये हिंग नहीं है, हिंज बोलते हैं इसको. और जहां पर भी हिंज रहेगी वहां नॉर्मल रिएक्शन लगते हैं. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा लगेंगे. दो नॉर्मल लगेंगे, N1 N2. डायरेक्शन आप मान सकते हो, बाकी अगर गलत आएगा N3 N4. तो हर एक हिंज पे दो नॉर्मल लगेंगे. तो यहाँ पर भी दो नॉर्मल लगेंगे, लेट्स से N1 एंड N2. ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि हिंज पे हमेशा नॉर्मल लगते हैं. मुझे इसकी अल्फा निकालनी है. ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे रिलीज किया है. तो अगर मैंने t इक्वल टू 0 पे रिलीज किया है, तो एक और बात, एक बहुत ही अच्छी बात पता चलेगी कि ओमेगा भी 0 होगा इसका. ठीक है, t इक्वल टू 0 पे ओमेगा क्या होगा इसका? 0 होगा. ओमेगा 0 होगा तो AR, ए रेडियल, वो किसके इक्वल था? ओमेगा स्क्वायर आर के. वो भी क्या होगा? 0. कब की बात है? t इक्वल टू 0 की बात है. अल्फा 0 नहीं होगा, अल्फा बिल्कुल भी होगा, क्योंकि ये घूम रहा है. किसकी वजह से घूम रहा है भाई? यहाँ पर ये mg लग रहा है, तो mg की वजह से घूम रहा है, और कोई फोर्स तो है नहीं. N1 N2 है, बट अगर मैं इसके अबाउट फोर्स टॉर्क निकालूंगा तो सिर्फ mg का ही टॉर्क आएगा, क्योंकि N1 N2 का टॉर्क तो 0 हो जाएगा. यही तो खूबी है टॉर्क की, कि जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है उस पॉइंट पे अगर तुम लोग जिस पॉइंट पे ज्यादा फोर्स है उसके अबाउट टॉर्क निकालोगे तो वो 0 हो जाएगा. तो मैं इसके अबाउट टॉर्क निकालता हूँ. तो मैं अभी रिलेशन हमने पढ़ा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. अब देखो सारी चीजों का कैसे तुम्हें यूज करना है. तो टाउ है, इसके अबाउट हमें हिंज के अबाउट राइट डाउन द टॉर्क अबाउट हिंज ऑलवेज. ठीक है, जब भी ऐसे सवाल आए तो टॉर्क अबाउट हिंज N1 N2 का टॉर्क 0 हो जाएगा. तो सिर्फ mg का टॉर्क ही बचेगा, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इतनी ही है, which is equal to L by 2, बिकॉज mg हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगता है. तो अगर ये L लेंथ की रॉड है तो सेंटर पे, तो which will be L by 2. मोमेंट ऑफ इनर्शिया you always have to write about the hinge, always about hinge. ठीक है, तो रॉड अगर थी ऐसे L लेंथ की, तो सेंटर पे अगर हिंज है तो इसके अबाउट होती थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m² by 12.
इसके अबाउट ml²/3 और कहीं पे भी हिंज जाए तो तुम लोग निकाल सकते हो, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी ml²/3 इनटू अल्फा, तो ये m कैंसल, l कैंसल, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चों 3g/2l। ध्यान से देख लो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3g/2l। ठीक है भाई, तो ये आ गया। यहाँ पर और ज्यादा एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं, तो तुम्हें पता है at इज इक्वल टू होता है अल्फा r, तो at क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू है 3g/2l और r कितना है भाई l/2। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है ना, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास ही लिखते हैं ना सीधा, तो कितना आ जाएगा 3g/4। ठीक है, ए आर की वैल्यू तो क्या है 0 है, ओमेगा पूछा होता तो 0 रहता, इक्वल टू 0 पे अभी के लिए, राइट। तो काफी कुछ पढ़ लिया अपन ने आज, तो देखना इसको, टॉर्क का सारा रिलेशन पता रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम एंड अल्फा, टाउ इज इक्वल टू अल्फा। ऑल्सो यू नीड टू रिमेम्बर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी यूज आने वाली है,